अली जफर साहब क्योंकि वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, कानूनी मामलात को भी समझते हैं। अली जफर साहब का जो मौक़िफ़ है आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे, ज़रा उनसे भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राजा साहब आपके पास आऊँगा क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, कानून को समझते हैं। मामला तो चले, अब खैर चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान वहाँ फरमा रहे हैं, जो फैसला होगा, कुछ मामला आपके हक़ में जाता हुआ लगता नहीं है कि शायद ये ऐसा हो जैसा अपोजिशन चाह रही थी, क्योंकि हुकूमत ने तो एक सदारती रेफरेंस भी दायर कर दिया और जो सवालात पूछे गए हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी को भी सोच में मुब्तला कर दें कि कैसे इजाज़त दी जा सकती है ज़मीर फरोशी की, लोटाक्रेसी की, ईमान तब्दील करने की, लोगों को पैसे देकर लॉयल्टीज देने की। देखिए, जहाँ तक इस आर्टिकल 63A की तशरीह का उसका सवाल उठता है, उसकी इंटरप्रिटेशन का, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो ओपिनियंस हैं, जो राय हैं, वो सामने आ रही हैं। जो हमारा जो अपोजिशन की जमातों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो 63A है ये इफ़ेक्टिव जब डिसीटिव तब होती है जब वोट का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि डी सीटिंग से पहले स्पीकर अगर ये एप्रीहेंड कर ले या पार्टी का लीडर जो है ये एप्रीहेंड कर ले और वो कह दे तो उनका वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और वो वोट जो है वो डाल नहीं सकेंगे। अब ये जो डिबेट है सारी ये इन दो चीज़ों के गिर्द घूम रही है। फिर आगे एक कॉमनर अप्रोच है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 63A के प्रोसेस को जो डिफ़ाइन कर चुका है डिस्क्वालिफिकेशन को, कि वो किस तरह से होगा, नोटिस होगा, उसके ऊपर रिप्लाई दिया जाएगा मुतल्लिका मेंबर से। जी, वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस प्रोसेस को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी बड़ा एक क्रूशल रोल है। उन्होंने एक पूरा प्रोसेस डिफाइन किया है कि पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के बाद उसका जवाब होगा, जवाब अगर ना हुआ कन्विंसिंग तो फिर ये पार्टी चेयरमैन के पास जो राइट होगा कि वो डिक्लेरेशन दे दे और वो डिक्लेरेशन स्पीकर के पास जाएगी, वो तो ले डाउन भी किया भेज देगा। रानी साहब एक बात देखिए, आपकी जमात के अंदर यही सवाल जारी बात है, पर मैं नफीसा साहब से भी पूछूंगा। आज हर कोई यही कह रहा है, आपके क्लिप्स मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, जहां पर मुतअद्दिद जगहों पर वो ये फरमा रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा सो मत सो कि जी लोटों की जगह तो गुसलखानों के अंदर होती है, वॉशरूम्स के अंदर होती है, किसी सियासी जमात के अंदर तो उनकी जगह ही नहीं होती है। आप लोगों को मेरे ख्याल में सदी दर सदी या डेकेड जो लोग अपनी सियासी लॉयल्टीज चेंज करते रहे हैं, आज आप दोनों हाथों से तमाम बड़ी जमातें उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो कैसे आप खुद को एब्जॉल्व कर सकते हैं ऐसी पोजीशन से, या खुद को डिस्टेंस कर सकते हैं जो आगे आप खुद लेते रहे हैं? अगर किसी और के हक में लोटाक्रेसी हो या कोई वफादारी तब्दील करे तो वो ठीक है, वो गलत है। आपके हक में हो तो वो आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, किसी और के हक में आप कहते हैं नहीं जी बड़ा खराब है, बड़ा गलत हो गया, सियासी वफादारियां तब्दील कर ली, धौंस धांधली से तब्दील करवा ली। मुनीफ, मैं आपको एक सियासी जवाब दूंगा इसके ऊपर। देखिए, पहले दिन से हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस जो इलेक्शन का हुआ, जिस तरीके से लोगों को सीटें जितवाई गई, लोगों को हराया गया, जिस तरीके से ये पार्लियामेंट वजूद में आई, फिर जिस तरीके से इस पार्लियामेंट ने काम किया, जिस तरीके से इस पार्लियामेंट से कानून साजी की गई, कई लोगों ने तो इस पार्लियामेंट को जाली भी कहा। हम में से कई लोगों की राय ये थी कि सिस्टम को चलने दिया जाए, जमहूरियत को डिरेल ना होने दिया जाए। तो अगर हम ये कहना कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान का आइन है, वो इस वक्त पाकिस्तान के ये जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ 2018 में, उससे लेके 2022 तक अपनी पूरी स्पिरिट के साथ ही जो है लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसके बीच में हम बिल्कुल अगर रसूलों की बातें करेंगे तो जायज़ होगा, अगर रसूलों से हटेंगे तो पंजाब की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि पंजाब में जब हमारे अराकीन को इन्होंने लॉयल्टीज़ चेंज करने के लिए बुज़दार साहब ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने ग्रुप भी बनाया, उन्होंने बयानात भी दिए लीडरशिप के खिलाफ, तो उस वक़्त क्या असूल था, उस वक़्त क्या सियासत के कवायद ज़वाबत थे, उस वक़्त क्या डिफेक्शन के बारे में बातचीत हो रही थी। जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो पार्लियामेंट बाय द रूल्स के साथ तो फिर कोई नहीं खेल रहा, फिर इट्स पावर पॉलिटिक्स। आप भी मान जाए, वो भी मान जाए, देखिए आप लोग पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखें, तो अगर आप हकीकत समझें तो इस वक्त तो जो सूरत हाल चल रही है उसके बीच में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो एक पावर पॉलिटिक्स है, ठीक। और उसके बीच में इस सूरत हाल में अगर ये मैं कहूँ
कि 100% इन लेटर एंड स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ इन लेटर एंड स्पिरिट आ रहा है कि जहाँ पे 14 दिन के बीच में इजलास बुलाना होता है, वो इजलास जो है 14 दिन से आगे कर दिया जाता है। इजलास तो असेंबली के लॉन में बुलाया जा सकता है, इजलास तो बैंक्वेट और नेशनल पार्लियामेंट लॉजेस में बुलाया जा सकता है, इजलास तो कहीं पे बुलाया जा सकता है। तो ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है दूसरी साइड जो जिनके साथ हमारा मुकाबला हो रहा है, ये तो बिलो द बेल्ट ही हर चीज में गए। ठीक है, आप पहले दिन से देख लें, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती से लेकर आज तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन इस हुकूमत ने की। बिल्कुल ठीक है, बट मसद एहतराम राना साहब लेक्चर दें सर, तो मुनासिब नहीं है। बट मसद एहतराम, अगर वो दूध के धुले नहीं है तो मसद एहतराम आप भी नहीं है। आप भी अपनी सियासी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, वो भी अपनी सियासी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। अगर वो वायलेशन कर रहे हैं तो आप भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपकी एक स्टेटेड पोजीशन रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो 2018 के अंदर हो रहा था वो भी गलत था, और वो ये कह रहे थे कि ये लोटाक्रेसी हो रही है, इसके खिलाफ अगर कोई जमातें पोजीशन लेती हैं तो हम उनके साथ हैं। आज आप एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं, इनफैक्ट रेप्लिकेट कर रहे हैं उस सारा कुछ को, अंडू कर रहे हैं अपनी सियासी प्रिंसिपल्स को। बट हैंग ऑन टू दिस, मैं जरा नफीसा शाह साहबा, ये फिर तासुर तो अपनी जगह मौजूद है कि कोई भी कानून के तहत या सियासी या रिवायती या मॉरल प्रिंसिपल्स के तहत तो कोई भी नहीं कर रहा, पावर पॉलिटिक्स है। आज हुकूमत ये कह रही है कि आप किस मुंह से लोगों की लॉयल्टीज तब्दील करवा रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप किस मुंह से लोगों की लॉयल्टी तब्दील करवाई थी आपने। तो फिर नोबडी इज प्लेइंग बाय द रूल्स। आप भी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये पावर पॉलिटिक्स है, आपने हुकूमत को गिराना है, इमरान खान साहब को निकालना है, कम वॉट में। देखिए, एक शख्स अगर टीवी स्क्रीन पर, जिसको 22 करोड़ अवाम थ्योरेटिकली देख सकते हैं, आप देख रहे हैं, उनके वोटर देख रहे हैं, वो ये कह रहा है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करूंगा, तो वो लोटा कैसे बन गया? क्या ज़मीर का वोट जो है एक आम पाकिस्तानी वोटर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, एक आम वोटर जो है, जो मैंने इतने सारे वोट लिए, तो वो तो ज़मीर के सारे वोट थे क्योंकि खिड़की के उस तरफ थे। मैंने नहीं देखा कि मुझे किसने ठप्पे तीर पे लगाया, किसने शेर पे लगाया, वो उसके ज़मीर का फैसला था। तो एक बात तो ये कि अगर एक शख्स ज़मीर का वोट की बात करता है तो वो लोटा कैसे बन गया, नंबर 1। ठीक है। सेकंड जो है कि आपका जो आप इन सब से चीज़ें जो नैरेटिव और रेटोरिक है उससे हटकर आप सिर्फ लॉजिक ऑफ द लॉ देखें कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सॉवरन है। अगर पार्लियामेंट की कलेक्टिव विजडम को इख्तियार है कि लीडर ऑफ द हाउस भी चुने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी चुने, तो उसका यह भी अख्तियार है कि लीडर ऑफ द हाउस को भी वही हटाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी वही हटाए, स्पीकर को भी वही हटाए। अब अगर आप खाने ड्रॉ करें कि वो शख्स जिसने पीटीआई या फलां पार्टी के वोट लेकर, वो हो ही नहीं सकता कि पीटीआई के अपने लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ वोट करे, तो फिर आर्टिकल 95 विच अलाउज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसकी जरूरत क्या है? बिल्कुल, फिर तो आपका प्राइम मिनिस्टर तो डिक्टेटर बन जाएगा। नहीं, but, तो ये आप लॉजिक ऑफ द लॉ देखें, लॉजिक ऑफ द लॉ, लेकिन उसी लॉजिक के साथ 63A भी तो मौजूद है ना, 63A भी तो मौजूद है इसीलिए लॉजिक ऑफ द लॉ पे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। 63A में देखिए, इन्होंने जो रेफरेंस की है वो इतनी बेवकूफाना है कि आपके एक कानून में कोई चीज लिखी ही नहीं है, आप उसकी इंटरप्रिटेशन मांग रहे हैं। क्लियरली ये लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज मेरा राइट है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मैं फ्लोर क्रॉस करती हूं तो फिर उसके बाद पार्टी का विप फैसला करेगा, वो इधर लिखेगा, उसके बाद मैं डीसीट होंगी जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टेन्योर, फिर मैं वापस अपने वोटर के पास जाऊंगी। ठीक है, वो फैसला करेगा कि मैं अहल हूं या वो तो देखिए, वो तो प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है ना। लेकिन इशू ये है, जब आप कह रही हैं कि कोई अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के लोटा कैसे हो गया, तो मेरा सवाल आपसे ये है, हुकूमत भी ये कहती है कि लोटा आप इसलिए हो गए, कोई भी यानी कि शख्स अगर मुनरिफ हो रहा है कि वो पीटीआई के टिकट के ऊपर एमएनए बना, इमरान खान के टिकट के ऊपर वो एमएनए बना, वोट लिए, सब कुछ लिए, और वन फाइन डे वो ये कहते हैं कि लालच, पैसा, कोई कैश एंड काइंड कुछ मिल गया, कोई एश्योरेंस मिल गई, उन्होंने लॉयल्टी तब्दील कर ली, लेकिन वोट इमरान खान का है, लिहाजा वो लोटा इसलिए हो गया। और अगर ज़मीर की बात आप करते हैं तो तरीके अदम एतमाद, जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नाकाम हुई, बंदे कितने खड़े हुए और निकले कितने, उस वक्त भी उन्होंने कहा
हुकूमत ने कहा कि देखिए लोगों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी है, लेकिन आप लोगों ने कहा ये बिक गए हैं, ये धौंस में आ गए हैं, इन्होंने सियासी फ़ायदा ले लिया है। आप लोगों ने भी उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। बाय दैट लॉजिक वो आज आपसे वो भी यही बात कर रहे हैं। देखें, पहले जब इनसे आप बात करें तो वो कहते हैं हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर उन्होंने वोट डाला है। तो आपका एक एक मेंबर जिन की मैंने बात सुनी है जी, वो दलील दे रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टो जिन इस उसूलों पर हमने इनको ज्वाइन किया, उन असूलों से ये खुद उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टो पर नहीं रहे, तो इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। ये उसका आईन में उसका वो पावर है कि वो अपनी विल एक्सरसाइज कर सकता है, और अगर ये ना कर सकता हो, जैसे मैंने कहा, तो फिर आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप लिख लें कि बस उसका ये खाना है, प्राइम मिनिस्टर खोना है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। दूसरा, मैं कंडेम करूंगी इधर इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, अच्छा, जो ये मॉब जस्टिस प्रमोट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं खान साहब खड़े होकर लोगों को इंसाइट कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत अहम बात है कि वो जाके एमएनएज और एमपीएज जो है उनसे जाकर लड़े, उनको अटैक करें, उनके ऊपर वायलेंस करें। मैं आपके तवज्जुद से वोटर को कह रही हूं कि वोटर जो है अपना राइट सिर्फ उस वक्त जो है एक्सरसाइज कर सकता है जब उसको वोट का इख्तियार हो। ये मॉब वायलेंस जो है ये वोटर का काम नहीं है। दिस इज एक्सट्रीमली कंडेमनेबल और ये गलत बात है। जिस रवायत पर ये मुसीबतें जो हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर मजीद बात कर लेते हैं। मैं रानी साहब आपके पास आऊंगा। अभी ये बात जो मॉब जस्टिस की हो रही थी, अब जाहिर बात है आपको ऑपोजिशन को कहा गया है कि वो कोई शायद गालिबन या F9 पार्क होगा या F9 के अंदर किसी और जगह होगा, हुकूमत किसी और जगह परेड ग्राउंड में करेगी जलसा। कम से कम इस हवाले से तो मेरे ख्याल में आपको डिसएग्रीमेंट नहीं है, और अदालत ने भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि कोई हालात ऐसे नहीं बनने चाहिए और ना ही किसी MNA को तकलीफ होनी चाहिए वोट डालने के हद तक। तो कम से कम इतना तो क्लैरिटी अब आ गई है कि ये जलसे अलग-अलग जगहों पर होंगे। देखिए, ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सूरत हाल को सामने रखते हुए जब तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं, हुकूमती वुज़रा जो हैं, जब वो ये बयानात दे रहे थे कि हम 10 लाख लोगों के बीच में से लोग गुजर के जाएंगे वोट देने के लिए, तो ये इम्प्रेशन दे दिया गया था कि लोगों की जान और माल को ख़तरा, अराकीन की जान और माल को ख़तरा भी डाला जाएगा। क्योंकि उससे पहले पार्लियामेंट लॉजेस वाला जो वाक़या हो चुका था, उसकी रोशनी में जिस तरह MNAs को उठाया गया वहाँ से और जो हालात पैदा हो रहे थे, उसके बीच में एक अच्छा कदम है। मैं और हम समझते हैं कि ये सारी लापरवाही जो थी, जिसका जवाबन फिर ऑपोजिशन की तरफ से भी, हमारी तो 23 मार्च की कॉल पहले भी थी, लेकिन हमने OIC की वजह से हमने उसको भी पोस्टपोन किया और उसको हम आगे 24-25 पे लेकर गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आगे से जवाब और जो जलसे का हमारी तरफ से जो एक सामने आया मौक़िफ़, वो तो एक बेसिकली रिएक्शन ही था इनके वुज़रा की तरफ से। ठीक है, और उस रिएक्शन के ऊपर अच्छी बात है आज सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात हो गई, कम से कम वो हॉस्टिलिटी नहीं होगी, इस तरह की चीज नहीं होगी।